फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। एक बार फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 30 पैसे हुआ महंगा। लोक जनशक्ति पार्टी में चिराग पासवान के खिलाफ बगावत। जेडीयू में शामिल हो सकते हैं 5 सांसद। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोपों पर चंपत राय की सफाई। बाजार भाव से बहुत कम कीमत पर खरीदी गई जमीन, आरोपों की चिंता नहीं। दिल्ली में अनलॉक का तीसरा चरण। आज से खुलेंगे सभी मार्केट, मॉल, रेस्तरां, स्कूल, कॉलेज रहेंगे बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। राजधानी दिल्ली में आज सुबह 5 बजे से लॉकडाउन खत्म हो गया है। राजधानी में आज से लगभग तमाम सारी गतिविधियों को दोबारा से खोलने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन अभी भी कुछ गतिविधियां हैं जिन पर प्रतिबंध रहेगा। कुछ गतिविधियों को आंशिक रूप से खोलने की अनुमति दी गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सोमवार से दिल्ली की तमाम दुकानों, बाजारों और मॉल्स को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत दी गई है। सभी रेस्टोरेंट्स भी 50% की क्षमता के साथ खुलेंगे। सीएम ने कहा कि अगर केस नहीं बढ़ते हैं तो आगे भी इसे चालू रखा जाएगा। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने राज्य के कावेरी बेसिन से हाइड्रोकार्बन निकालने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से बोलियां आमंत्रित करने के कदम को रद्द करने का आग्रह किया और राज्य में इस तरह की पहल का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि पहले भी कावेरी बेसिन से हाइड्रोकार्बन निकालने की परियोजनाओं को सभी हितधारकों से एक साथ कड़े विरोध का सामना करना पड़ा है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में सीएम ने कहा कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तमिलनाडु के पुडुकोट्टुई जिले के वडाथित्रू में तेल और गैस क्षेत्रों के विकास के लिए इच्छुक कंपनियों को टेंडर भेजे हैं। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि ये इलाके कावेरी बेसिन में आते हैं, जो खेती और उससे जुड़े कार्यों के लिए सुरक्षित किए गए इलाके हैं। इस क्षेत्र ने कृषि अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और पुराने वक्त से ही ये क्षेत्र तमिलनाडु की खाद्य सुरक्षा और कृषि आधारित इकोनॉमी का आधार है। स्टालिन ने यह भी कहा कि कृषि के लिए महत्वपूर्ण ये क्षेत्र लाखों किसानों और कृषि कार्यों से जुड़े मजदूरों की आजीविका का साधन है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि वो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को आदेश दे कि वो भविष्य में भी राज्य में हाइड्रोकार्बन की खोज और उसे निकालने के लिए नीलामी से पहले तमिलनाडु सरकार से परामर्श करें। स्टालिन ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि संबंधित अधिकारियों ने लोगों की भावनाओं, इस इलाके में इससे होने वाले प्रभाव और राज्य सरकार के कानूनी अधिनियमों को ध्यान में नहीं रखा। और इस वक्त रुख करेंगे बड़ी खबर का। दरअसल डीजल और पेट्रोल के दामों में लगातार इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। आज फिर से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, जिससे लोगों की नाराजगी सामने आई है। पेट्रोल 28 तो डीजल जो है 29 पैसे प्रति लीटर के रूप में महंगा हुआ है। तो ये बड़ी खबर एएनबी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। डीजल 30 से 31 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। 4 मई से अब तक 24 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि आज फिर
देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में आग एक तरह से लगी है। पेट्रोल 28 से 29 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से अब आपको मिलेगा। साथ ही अगर डीजल की बात करें तो डीजल 30 से 31 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि 4 मई से अब तक 24 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है। तो आप देख सकते हैं कि राजधानी दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लोगों में रोष है, आक्रोश है, नाराजगी है, क्योंकि 4 मई से अब तक 24 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में तेजी के साथ इजाफा हुआ है। पेट्रोल जो है 28 से 29 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। वहीं अगर हम डीजल का जिक्र करें तो डीजल 30 से 31 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। 4 मई से अब तक 24वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। बात चाहे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की हो, वाणिज्य राजधानी मुंबई की हो, कलकत्ता की हो, या चेन्नई की बात हो, भोपाल की बात हो, लखनऊ की बात हो, चंडीगढ़ की बात हो, तमाम बड़े शहरों में पेट्रोल और डीजल के दामों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की नाराजगी भी सामने आती रही है। लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि एक तरफ जहां कोरोना की वजह से उनकी जिंदगी प्रभावित हो रही है, तो ऐसे में पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। संसद का मानसून सत्र जुलाई में शुरू होगा और संसदीय समितियों का कामकाज 16 जून से शुरू होने की उम्मीद है। सरकार ने सत्र के दौरान पारित होने के लिए प्रमुख विधेयकों की रूपरेखा तैयार कर ली है। इनमें प्रमुख हवाई अड्डों को नामित करने के लिए एक विधेयक, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रस्तावित कानून, बाल संरक्षण प्रणाली को मजबूत करना और एक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद निवारण समिति की स्थापना विधेयक शामिल है। संसद के सामने 40 से ज्यादा विधेयकों और 5 अध्यादेशों के लंबित होने की खबर पहले भी सामने आ चुकी है। जुलाई में देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद शुरू होने वाला है। सरकारी अधिकारियों की योजना जुलाई में मानसून सत्र को शुरू करने की है, क्योंकि देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले तेजी के साथ घटे हैं। पिछले साल भी कोरोना संकट के चलते संसद का मानसून सत्र सितंबर में शुरू हुआ था, इसलिए संसद के 3 सत्रों में कटौती की गई और पिछले साल शीतकालीन सत्र को रद्द करना पड़ा। कर्नाटक में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। राज्य में 27 अप्रैल से लागू लॉकडाउन में आज से ढील दी जा रही है। ये 21 जून सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। 11 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में चरणबद्ध तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। कर्नाटक सरकार ने अनलॉक का फैसला कोविड-19 तकनीकी सलाहकार समिति की तरफ से दिए गए सुझाव के आधार पर लिया है। अगर स्थिति कंट्रोल में आती है तो आगे कुछ और गतिविधियों में ढील दी जा सकती है। राज्य के जिन 11 जिलों में 21 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा, वहीं अन्य जिलों में लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक और वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि उनकी पार्टी जनता दल पेट्रोल को जीएसटी के अंतर्गत लाने की कांग्रेस और बीजेपी की कथित साजिश के खिलाफ लड़ेगी। जनता दल के दूसरे नंबर के नेता ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कुमारस्वामी ने ट्विटर पर लिखा, हमने पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की साजिश के खिलाफ लड़ने का रुख अख्तियार किया है। इसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार लगातार कह रही है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी लाने के लिए उसे जीएसटी के दायरे में लाना ही होगा। वहीं कांग्रेस का भी यही मानना है कि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाकर इसकी कीमतों में कमी की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने एक बड़ा बयान दिया है। डीजल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ वो संघर्ष करेंगे इस बात को लेकर कि पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी जारी है खबरों का सिलसिला।
कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो तुसी प्लीज इस गल तो हुण मेरी गल मनो कि आपां पंजाब नूं बचाउणा है, अपने परिवारां नूं बचाउणा है, अपने पिंड नूं बचाउणा है, तुसी अपने महल्लिਆਂ नूं बचाउणा है। तुसी जो दस्सिया डॉक्टरां ने करो। हिदायतां दी पालना करके आओ मिल के करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जहां पर कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। तो यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक जिसको सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना भी जताई गई है इस कैबिनेट बैठक में, और कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक होनी है। तो आज यूपी कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में तमाम मंत्रियों के शामिल होने की भी आशंका जताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आएंगे। तो यूपी से ये बड़ी खबर, यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, जिसमें तमाम मंत्री भी शिरकत करेंगे। कई अहम प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिलेगी, ऐसी खबरें भी सूत्रों के हवाले से सामने आई हैं। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता भी खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश करेंगे। बैठक में तमाम मंत्रियों के शामिल होने की बात भी कही जा रही है। तो यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है, सीएम योगी की अध्यक्षता में होगी ये बैठक। और सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है वो ये कि कई अहम प्रस्तावों को इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिपरिषद की भी बैठक होनी है, जिसमें कई मंत्रियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि सीएम योगी की अध्यक्षता में आज एक बैठक होनी है, कैबिनेट बैठक होनी है। इस बैठक में कई मंत्रियों के शामिल होने की बात सामने आई है। इजराइल में 12 सालों के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की विदाई हो गई है। विपक्षी नेता और गठबंधन दलों के उम्मीदवार नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ले ली है। नई सरकार के शपथ लेने के साथ ही पिछले 2 वर्षों में 4 बार चुनाव होने के बाद उत्पन्न हुए राजनीतिक संकट का भी समाधान हो गया। नई सरकार की पुष्टि के लिए इजराइल की संसद नेसेट में जोरदार हंगामा हुआ। सत्र शुरू होने पर नामित पीएम नफ्ताली बेनेट से धक्का मुक्की की गई। बेनेट ने जैसे ही अपना भाषण शुरू करने का प्रयास किया, अन्य नेताओं द्वारा उन्हें बार बार परेशान किया गया। भाषण के दौरान विपक्षी बेनेट पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उनके लिए अपराधी और झूठा शब्दों का प्रयोग किया। वहीं नई सरकार में सहयोगी पार्टी के नेता लैपिड ने तो भाषण ही छोड़ दिया। उन्होंने धक्का मुक्की की घटना को लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला बताया। सेना ने गुरुवार को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों के लिए टीकाकरण अभियान चलाया। दोपहर तक कुल 17 भूतपूर्व सैनिकों, आश्रितों और 54 नागरिकों का टीकाकरण किया गया। इसके साथ ही कोविन ऐप पर उनका पंजीकरण भी किया गया। एक अधिकारी ने कहा कि सेवा परमो धर्म के अनुरूप भारतीय सेना के उपलोना सेना शिविर ने पूर्व सैनिकों के लिए एक टीकाकरण अभियान चलाया। भारतीय सेना अपने पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। इन्हीं कोशिशों को जारी रखते हुए हैदरबेग सेक्टर के तत्वाधान में
उपलोना सेना शिविर में भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के लिए एक सामूहिक वैक्सीनेशन अभियान का आगाज किया गया। इस दौरान महामारी के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण के महत्व और इसके लाभों के बारे में भी शिक्षित किया गया। सेना ने कहा कि लोगों से अपील है कि वो वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएं, जिससे कि प्रदेश कोरोना मुक्त हो सके। इसके साथ ही लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते भी नजर आए। कल मुझे कॉल आई आर्मी की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से। इन्होंने बहुत अच्छा ये स्टेप उठाया, हर एक गांव में लगाया अपना कैंप वैक्सीन के लिए। आगे भी होगा ये, अब ये फर्स्ट डोज चल रहा है यहाँ पर, जिसको लगाना था उन्होंने लगाया आज, और भी आगे होगा। और हम उनका बहुत ही शुक्रगुजार है कि इन्होंने बहुत ही ये आगे कदम बढ़ाया इसके लिए। हम इनका आर्मी वालों का बहुत थैंक यू करना चाहते हैं कि इन्होंने ये कैंप लगाया वैक्सीनेशन का, और सबसे बड़ा थैंक यू उनका करना चाहते हैं क्योंकि हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है वैक्सीनेशन के लिए, और वहाँ पे टाइम भी लगती है, भीड़ भी होती है, तो हो सकता है कि नंबर ना आए वैक्सीनेशन के लिए, तो हम इनका बहुत थैंक यू करना चाहते हैं। ये जो आज हमने यहाँ पे देखा कैंपेन बहुत ही अच्छा चल रहा है यहाँ पे, और क्या बोलते हैं इसको, ऐसे कैंप्स लगने चाहिए। हॉस्पिटल्स वगैरह में जाके संक्रमण का बहुत ही ज्यादा मतलब ये होता है, तो इसलिए जो यहाँ पे कैंप्स लग रहे हैं ऐसे और भी लगने चाहिए। हम आर्मी का बहुत ही और आपको दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्या कुछ कह रहे हैं। जमीन शाम को 7:10 पे 2 करोड़ रुपए में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के द्वारा बेची गई। सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने उसको खरीदा और ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा उसके गवाह बने। अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय उसके गवाह बने। 5 मिनट बाद क्या करिश्मा होता है? ठीक 5 मिनट बाद ये जो 2 करोड़ में जमीन खरीदी गई, जिसकी मालियत 5 करोड़ 80 लाख है, वो जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने, चंपत राय जी ने 18.5 करोड़ रुपए की खरीद ली, और 18.5 करोड़ में 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया। रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से खरीदा, 18.5 करोड़ में खरीदा 2 करोड़ की जमीन, लगभग 5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन का दाम बढ़ गया। हिंदुस्तान क्या दुनिया में कहीं कोई इतनी जमीन 1 सेकंड में महंगी नहीं हुई होगी, लेकिन राम जन्मभूमि प्रभु श्री राम के नाम पर बने ट्रस्ट में 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए महंगी करके जमीन खरीदी गई 18.5 करोड़ रुपए में, 18.5 करोड़ रुपए में, और 17 करोड़ रुपए आरटीजीएस कर दिया गया। और इसमें भी मजेदार बात है, मजेदार बात यह है कि जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, जो अनिल मिश्रा जी, ध्यान से सुनिएगा, ट्रस्ट के मेंबर जो अनिल मिश्रा जी बैनामा कराने में गवाह थे, वही अनिल मिश्रा जी इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवाह बन गए। जो मेयर महोदय ऋषिकेश उपाध्याय जी जमीन। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्द हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आपको सुनवाते हैं कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। इस मामले की गहन जांच करा के जो इसमें भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको पकड़कर जेल में डालिए, क्योंकि ये इस मुल्क के करोड़ों राम भक्तों की आस्था का प्रश्न है। करोड़ों उन लोगों का प्रश्न है जिन्होंने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा राम मंदिर के निर्माण के लिए दिया और उसमें यह भ्रष्टाचार और घोटाला किया गया। और एक अजीब बात है, एग्रीमेंट का टाइम और बैनामे का टाइम, एग्रीमेंट के स्टाम्प का टाइम और बैनामे के स्टाम्प का टाइम। जो जमीन बाद में एग्रीमेंट हुई यानी बाद में बेची गई। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा है कि लोगों को बीजेपी की घृणा की राजनीति समझ आ गई है। केंद्र सरकार महंगाई और कोरोना को रोकने में असफल हो गई है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी भी है। मोदी सरकार पूरी तरह से नाकामयाब हो गई है। जिस तरह से भावनिक मुद्दों पे देश में राजनीति हो रही है, हमें लगता है अब भावनाओं का खेल देश में खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी जो घृणा की राजनीति कर रही थी, अब लोगों को समझ में आ गया कि पूरी तरह से मोदी सरकार विफल हो गई। चाहे महंगाई हो, उसे रोकने में नाकाम रही। ईंधन के दर बढ़ रहे हैं, खाने के तेल के दर बढ़ रहे हैं, हर चीज में महंगाई है, बेरोजगारी है। कोरोना को रोकने में पूरी तरह से सरकार नाकाम हो गई। जयंत चौधरी जी का ये कहना सच है। तो आप देख सकते हैं कि एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक बड़ा आरोप लगाया है बीजेपी पर, और बीजेपी पर साफ इल्जाम लगाते उन्होंने कहा है कि बीजेपी की जो नफरत की राजनीति है वो लोगों को समझ आ गई है। केंद्र सरकार महंगाई पर रोक लगाने में नाकामयाब साबित हो गई है। कोरोना जिस तरह से फैला वो पूरे देश के सामने है, उसको रोकने में भी बीजेपी पार्टी पूरी तरह से असफल साबित हो गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में जिस तरह से बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है उससे देशवासी परेशान हैं। बेरोजगारी दर इस कदर बढ़ रही है जिसने कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो फिलहाल वक्त एक और ब्रेक का हुआ है, जल्द लौटते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बीजेपी नेता तरुण चुग ने विपक्ष पर बड़ा जुबानी हमला बोलते हुए कहा है कि राहुल गांधी का दर्द समझा जा सकता है। उन्होंने सचिन पायलट और शिवसेना पर भी बयान दिया। भाई साहब, घर समेटे कांग्रेस, बिखरता हुआ घर समेटे। संस्कृति कांग्रेस की जो है, आइडियोलॉजी जो कांग्रेस की है, वहां से कहीं दूर चलेगी। जो कांग्रेस अपने एक वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के गुरु दिग्विजय सिंह के वसले पर चुप्पी साधे बैठी है। टूल किट मामले पर पूरी कोशिश की जा रही है बचाने की। किस तरह देश को बदनाम करने का प्रयास हुआ। विपक्ष होते हैं, होने चाहिए, लेकिन राष्ट्र की प्रभुसत्ता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र का सम्मान बहुत बड़ी बात है। उससे समझौता कर रही है कांग्रेस। इसलिए ये
आइडियोलॉजिकल बिखराव है। अब राहुल गांधी जी के दर्द को तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वो उम्मीद कर रहे थे कि भारत कोरोना की महामारी में ध्वस्त हो जाएगा, उनका वो सपना पूरा नहीं हुआ। उन्हें लगता था वैक्सीनेशन के छोटे छोटे इंजेक्शंस के लिए भारत इटली या किसी छोटे से यूरोपियन देश के आगे भिक्षा मांगेगा। भारत आत्म संपन्न होकर खुद वैक्सीनेशन बनाकर सामने आया, उनको उसका भी दर्द है। भारत इस समय आर्थिक रूप से टूट जाएगा और राहुल गांधी जी इस पर राजनीति करेंगे। देश आत्मनिर्भर की ओर बढ़ गया। देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी जैसे चमत्कार व्यक्ति के हाथ में, जो देश को हर मुसीबत से निकालना भी जानता है और देश को खड़ा करना भी जानता है। इसलिए राहुल गांधी जी के दर्द को मैं समझ सकता हूं। ऐसा है कि अब तो कई दिनों की बात है, आज भी शिवसेना और कांग्रेस एनसी की युति है। कांग्रेस कह रही हम वहां मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी चुप क्यों हैं? एनसी का नेता खुलेआम वहां मुंबई के उद्योगपतियों से, बारों से, होटलों से रंगदारी इकट्ठी करने के लिए कमिश्नर नियुक्त करता है। राहुल गांधी जी बिच्छू। दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के कार्बिस बे में शुक्रवार को शुरू हुए G7 देशों के सम्मेलन से चीन बुरी तरह से चिढ़ गया है। इस समूह को अपने खिलाफ गुटबाजी के तौर पर देखते हुए चीन ने रविवार को धमकी भरे अंदाज में यहां तक कह दिया कि वो दौर काफी पहले खत्म हो चुका है जब कुछ देशों के छोटे समूह दुनिया की तकदीर का फैसला करते थे। लंदन में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने कहा कि वो वक्त काफी पहले बीत गया जब देशों के छोटे समूह वैश्विक फैसले लेते थे। हम हमेशा ये मानते हैं कि देश बड़ा हो या छोटा, मजबूत हो या कमजोर, गरीब हो या अमीर, तमाम लोग बराबर हैं और दुनिया से जुड़े मुद्दों पर सभी देशों के सलाह मशवरे के बाद ही फैसला लिया जाना चाहिए। G7 के नेताओं ने चीन के वैश्विक अभियान के साथ कंपटीशन करने के लिए एक बुनियादी ढांचा योजना का अनावरण किया, लेकिन फिलहाल इस पर सहमति नहीं बन पाई है कि मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चीन को किस तरह रोका जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 शिखर सम्मेलन में लोकतांत्रिक देशों पर बंद हुआ मजदूरी प्रथाओं को लेकर चीन के बहिष्कार का दबाव बनाने की योजना तैयार की है। दिल्ली में अनलॉक पार्ट 3 का ऐलान किया गया है, जिसके तहत कई चीजों में रियायत दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनलॉक की घोषणा करते हुए कहा कि दिल्ली में कोरोना की स्थिति पहले के मुकाबले काफी हद तक सुधर रही है। अब हम धीरे धीरे एक्टिविटी शुरू कर रहे हैं, जिसके तहत कई चीजों को पूरी तरह से खोला जाएगा, कुछ चीजें पूरी तरह से बंद होंगी और कुछ को पाबंदियों के साथ खोला जाएगा। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सभी सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक्स, सांस्कृतिक त्योहारों से संबंधित आयोजनों पर पाबंदी होगी। स्विमिंग पूल, स्टेडियम्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्सेस, एंटरटेनमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, वाटर पार्क, बैंक्वेट ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, स्पा, जिम, योग संस्थान, पब्लिक पार्क, गार्डन, ये पूरी तरह से बंद रहेंगे। जमीन के अंदर समा गई पूरी कार। इस अजीबो गरीब घटना को देखकर हर कोई हैरान रह गया। यह घटना मुंबई के घाटकोपर की है। यहां एक आवासीय परिसर में पार्किंग में खड़ी कार देखते ही देखते सिंक होल में समा गई। सोशल मीडिया पर इस अजीबो गरीब घटना का वीडियो काफी वायरल हुआ। वीडियो में कार का बोनट और सामने का पहिया पहले सिंक होल में डूबता हुआ दिखाई दिया। इसके बाद कार का पिछला हिस्सा भी उसमें समा जाता है। इस तरह पूरी कार सिंक होल में समा जाती है। दरअसल मुंबई के घाटकोपर इलाके में पिछले कुछ दिनों से भारी मानसूनी बारिश हो रही थी। बारिश के दौरान जमीन धंस गई, जिसके बाद यहां खड़ी एक कार पानी में डूब गई। हैरान कर देने वाली घटना रामनिवास हाउसिंग सोसाइटी की है। वीडियो वायरल होने के बाद बीएमसी ने प्रेस नोट के जरिए सफाई दी है। उनका कहना है कि इस घटना का बीएमसी से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो जमीन सोसाइटी की थी और कुएं को आरसीसी के जरिए आधा ढककर इलाके को पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, जो आज धंस गई और वहां पार्क की गई कार उसमें डूब गई। आईएमडी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश की संभावना बढ़ गई है। साथ ही तेज हवाएं भी चल सकती है, इसका अनुमान भी मौसम विभाग ने जताया है। 15 जून से 16 जून की सुबह के समय और बढ़ने की आशंका है। अगले 48 घंटों के दौरान
चंडीगढ़ समेत पंजाब हरियाणा में छिटपुट बारिश की घटनाएं हो सकती हैं। आईएमडी चंडीगढ़ ने बताया कि इस अवधि के दौरान बिजली और तेज हवाओं और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ।